गुड मॉर्निंग। आज के मेरी क्लास है ग्रेड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। कल हमने गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। हमने गांधी जी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो उनका परिचय है, वो हमने थोड़ा सा देख लिया था। उसके बाद में इनकी शिक्षा में हम पहुंच चुके थे। इनके द्वारा जो शिक्षा ने इन्होंने जो अर्थ दिया है वो हमने थोड़ा सा एक चीज थोड़ी सी हम हेडिंग थोड़ी सी देख ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है, उन्होंने शिक्षा दर्शन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें दी गई है, उनके अनुसार शिक्षा दर्शन कैसा है, उसका एक थोड़ा सा अपन ने थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज देख लिया था। आज है गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। अब उन्होंने उनके अनुसार सिद्धांत क्या है, शिक्षा में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि शिक्षक के लिए जरूरी है, जो कि बालक के लिए जरूरी है, और शिक्षा के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम के साथ साथ में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी कसौटियों को खरी उतरती है, वो शिक्षा गांधी जी ने उसके अनुसार अपने सिद्धांत बनाए हैं। जो उसमें स्टार्ट करते हैं, जो सिद्धांत है मैं सबको समझा लेती हूँ, बोल देती हूँ, फिर समझा लेती हूँ। पहला जो है कि शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जा सके। गांधी जी ने जो पहला जो सिद्धांत दिया है वो है बालक की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक का विकास करना। बालक को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना, बालक के अंतर्गत शिक्षा का ऐसा नवीन स्रोत डालना जिससे कि बालक का शारीरिक विकास हो सके, शरीर से वो प्रबल हो, स्वस्थ हो, उसका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके, चारित्रिक विकास हो सके, अपने चरित्र को लेकर वो पक्का हो, ईमानदार हो, नेक हो, सारी की सारी चीजें विद्वान हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुण का विकास करना। आदर्श नागरिक, आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना। बालक को बताना कि हमारा राष्ट्र हमारे लिए क्या है, हम हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, हम जो चीजें करेंगे उसका असर ही हमारे राष्ट्र पर पड़ेगा, और हमारे राष्ट्र की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से होगी उसका फैसला केवल हमारे देश के नागरिक ही कर सकते हैं। इसीलिए नागरिक अगर आदर्श होगा तो वो ऐसे ही कार्य करेगा जो कि राष्ट्र को प्रगति के स्तर पर ले जाए। इसलिए आदर्श नागरिक के गुणों के लिए शिक्षा दर्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही शिक्षा दर्शन का हमें उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बालक का सम्यक विकास करना। सम्यक विकास के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है, मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक, ठीक है। मानसिक, शारीरिक हमने पढ़ लिया था, इसके साथ में क्या आ गया, आध्यात्मिक। उसको बताना कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखेंगे तभी हमारा कल्याण संभव है। हम आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, और इसको भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जोड़ा गया है, क्योंकि बच्चा जो एक भौतिक जगत के सारे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक जगत से छूट सा जाता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि
मातृभाषा ही हमें हमारे व्यवहार में लानी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र की एक अलग से चीजें छवि बन सके। तो शिक्षा क्या कैसे होनी चाहिए? मातृभाषा। जो हमारा जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें भी कहीं ना कहीं इस मातृभाषा वाले अंग को लिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ जो चीजें जो शिक्षा से नीतियां आई हैं वो गांधी जी की शिक्षा दर्शन से अधिकतर चीजें ली गई है, उसमें इस मातृभाषा वाली बात पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, फिर शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए जिससे बालक में श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता का भाव पनप सके। ठीक है, अब इसमें चीजें क्या बताई गई है कि बच्चे को ये बताना, शिक्षा से जोड़ना, बच्चे को ये बताना कि भाई आप पढ़ोगे तो आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाओगे। आप पढ़े लिखे को थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी, क्योंकि परिवर्तन की दुनिया का नियम है। आज चीजें ऐसी है, क्या पता 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, 10 साल बाद में चीजें कैसी हो, पढ़ाई की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए बच्चे को हमेशा ये बताना कि शिक्षा कितनी जरूरी है एक बेहतर कल के लिए। फिर है बच्चे को रोजगार या फिर जो उद्योग धंधों से जोड़ना। उद्योग धंधों से यहाँ पर मतलब है जो बेरोजगारी अगर भविष्य में बच्चा अगर देखता है तो उसको कैसे वो सॉर्ट आउट करेगा। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपन तो क्या करेंगे, इसके लिए शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने क्या देखा गया है, शिक्षा दर्शन में जो इनकी जो बुनियादी शिक्षा है उसमें जोर दिया गया है। उसके अंतर्गत बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो बच्चा कर ही रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ में वो अपने मानसिक और बौद्धिक विकास का भली भांति प्रयोग कर रहा है। इसके साथ साथ में वो शारीरिक विकास भी कर रहा है, योगा, प्राणायाम, खेलकूद के माध्यम से। ठीक है, ये चीजें अलग है। लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चा अपनी स्कूली एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाता है, उसको किसी भी कारणवश से वो छोड़ भी सकता है बच्चा, तो ऐसे में कम से कम वो इस लायक तो होना चाहिए कि वो अपने परिवार का पेट भर सके, वो अपने आने वाले कल को बेहतर बना सके। इसलिए बच्चे को कई सारे रोजगार सिखाए जाते हैं। बच्चे के अंतर्गत हस्तकला और शिल्पकला बच्चे को विद्यालय में सिखाई जाती है। इसके साथ साथ में ही कढ़ाई में भी कराई जाती है। मिट्टी के खिलौने बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना भी बच्चे को सिखाए जाते हैं। ठीक है, सूत से कपड़ा बनाना भी बच्चे को सिखाए जाते हैं। पाक कला भी बच्चे को सिखाई जाती है। तो ऐसी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है एजुकेशन के अंतर्गत, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। जो अगर बच्चा किसी भी कारणवश अपना विद्यालय स्कूली शिक्षा पूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है तो वो आगे बढ़ जाए आसानी से। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कितने तक के? 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि ये जो उम्र है बच्चे या तो खेल कूद में लग जाते हैं या फिर वो अपने माता पिता का हाथ बढ़ाने लग जाते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को लगता है कि भाई उसको भी काम पे भेजना चाहिए। तो ये जो है 7 से 14 वर्ष तक, देखो ये चीजें पहले से ही आ चुकी थी। हालांकि नई शिक्षा नीति में अभी भी चीजें काफी से डाली है, लेकिन तभी ये सुचारू रूप से समझा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि प्रत्येक बच्चा चाहे वो गरीब हो या कैसी भी श्रेणी से रखता हो, चाहे वह निम्न श्रेणी का हो, उच्च श्रेणी का हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, शिक्षा पूरी तरीके से प्राप्त करे सभी, क्योंकि शिक्षा सबकी है, सभी के लिए है। इसलिए 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था।
विद्यालय शिक्षालय होने चाहिए, अर्थात वहाँ बालक की सक्रिय रहकर क्रिया शिक्षा ग्रहण करनी है तथा उपयोगी अन्वेषण करना है। जो विद्यालय है वो विद्यालय का नाम शिक्षालय होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हालांकि विद्या शिक्षा दोनों सेम ही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा गया है कि विद्यालय का नाम रखकर शिक्षालय कर देना चाहिए और उनको वो सारी चीजें प्राप्त करनी चाहिए बच्चों को, जो कि उनका विकास कर सके, ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत। और जो विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माननी चाहिए। विद्यालय को सामाजिक संस्था माननी। भाई विद्यालय को तो सामाजिक संस्था बकायदा क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे, हम तो आज भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यालय समाज के इर्द गिर्द ही होता है, समाज के अंतर्गत ही विद्यालय होता है। समाज से निकलकर ही बच्चे वहाँ पर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वापस से समाज में आते हैं, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, हम विद्यालय में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, इसलिए हम सब एक ही इकाई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर विद्यालय को सामाजिक संस्था माना गया है। ठीक है, ये थे गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। जो मुख्य जो सिद्धांत है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको बता दिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या राय थी, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा को समझा है और उसके बारे में व्याख्या की गई है। शिक्षा, जैसे हम शिक्षा वर्ड सुनते हैं तो अपने मन में एक ही बात आती है कि शिक्षित होना। क्या आती है? शिक्षित होना। एक चाहे बालक हो या बालिका हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह अगर शिक्षा प्राप्त करता है वो शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना या फिर शिक्षित होना ही मतलब इनफ है? नहीं है। जब तक हम हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक सभी गुणों का जब तक विकास नहीं कर लेते, हम शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करते। इसका मतलब, कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति को संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण करना ही क्या है? शिक्षा है। इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ी सी बता दूं चीजें कि गांधी जी के कथनानुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही शिक्षा का प्रारंभ। जो साक्षरता होती है चीजें कि भाई मैं साक्षर यानी कि आपको अक्षरों का ज्ञान है, आपको चीजें पता है, तो वो अगर किसी को पता है या नहीं पता, तो इसका मतलब हम पता भी है तो भी हम उसको शिक्षित नहीं कहेंगे पूर्ण रूप से, और नहीं भी पता तो वो है ही नहीं वैसे भी। इसलिए यहाँ केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किया जाता है। साक्षरता के माध्यम से पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल बनाया है। मैंने आपको कहा ना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास यानी सर्वांगीण विकास को सबल बनाया है। उनके अनुसार मस्तिष्क, आत्मा, शरीर एवं हृदय सभी का विकास करना बहुत ही ज्यादा
शरीर और हृदय सभी का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मस्तिष्क, आत्मा, शरीर और हृदय सभी का विकास होगा तभी वह पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा या फिर उसने पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण की है। इसी के साथ साथ में हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो मस्तिष्क यानी कि उसके मानसिक विकास करना, आत्मा उसका आध्यात्मिक विकास करना, शरीर उसका शारीरिक विकास करना और हृदय यानी कि उसके अंदर से जो आत्मबोध करता है उसका विकास करना ही शिक्षा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा के गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब गांधी जी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए हैं ये तो हमने अभी तक तो हमने उनके सिद्धांत पढ़ लिए हैं, उनका अर्थ पढ़ लिया है। अब उनके उद्देश्य क्या है, ऐसी कौन कौन सी खास बातें उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में डाली है जिससे कि बच्चे का वास्तविक रूप से विकास संभव है या फिर वास्तविक रूप से विकास हो सके। तो गांधी जी ने यहाँ पर जो इनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य को दो भागों में बांटा है। पहला है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। दो भागों में बांटा है। पहला है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य यानी कि मतलब समय की क्या डिमांड है, समय की क्या मांग है, समय को देखते हुए, परिवर्तन को देखते हुए जो हमें एट प्रेजेंट जो शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन चीजों को ऐड करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अभी कोविड चल रहा है तो हमें तो जो आज का जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए समय की क्या डिमांड है कि अपन घर पर रहे, सेफ रहे, बाहर निकले मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो ये है हमारा आज के समय का उद्देश्य। ठीक है, तो ये तो हो गया तात्कालिक उद्देश्य, समय की मांग के अनुसार चीजें करना। फिर है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्य चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेन जो चीज है वो ना अब बदलेगी, ना तब बदलेगी, ना कभी बदलेगी। तो शिक्षा का जो वास्तविक रूप है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो हम आज पहला पढ़ेंगे शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। तो शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। अब संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, संतुलित व्यक्तित्व यानी कि हमारे व्यक्तित्व को इक्वली बनाए रखना, ना तो हमें ज्यादा ऊंचा उड़ना है ना ही ज्यादा हमें दबके रहना है, इक्वली बनाए रखना। हमें ईर्ष्या, भेदभाव, नफरत, ये सारी चीजों को हमें हमारे व्यक्तित्व से निकालनी है और ये हमारा व्यक्तित्व उसी प्रकार से संतुलन बना रहेगा और जो कि हम शिक्षा के माध्यम से कर पाएंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा जो व्यक्तित्व है उसको बैलेंस बनाए रखना है, उसका विकास निरंतर धीरे धीरे करते ही रहना है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी स्तर पर हो, हमें हमारा व्यक्तित्व का जो संतुलन है वो बनाए रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी कि व्यक्तित्व के निर्धारक मानसिक, संवेदनात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्षों के में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए इन्हें
बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित विकास के साथ साथ जब ये इसका भी विकास हो, लेकिन किस प्रकार का हो, वह संतुलित हो, वह संतुलन बनाए रखे एक अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि इस प्रकार से विकास करना है कि खुद का विकास हो लेकिन किसी की दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, जीविकोपार्जन के उद्देश्य में यानी कि जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है उद्देश्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम क्या कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, इसके अंतर्गत मैंने आपको भी बताया कि बच्चा किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो कम से कम बच्चे को इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, इतनी चीजें तो उसको सिखानी ही चाहिए ताकि वो अपने जीवन का जीवन यापन कर सके। इसके लिए बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सूत से कपड़ा बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तकला, शिल्पकला आदि सारी की सारी चीजें हम बच्चे को बता सकते हैं उसके शिक्षा के दौरान, ताकि बच्चा अगर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना वो अपने परिवार का खुद का पालन कर सके इन सभी विषय वस्तुओं को अपना रोजगार बना कर। नेक्स्ट है नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नैतिक शिक्षा भी बच्चे को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा बच्चे को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नैतिक शिक्षा जब बच्चे को देंगे और साथ ही साथ में आध्यात्मिक शिक्षा देंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास का जो लेवल है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर उठ जाता है, पहुंच जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ये हमारे आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत चीजें आती है। इसमें हमें हमारे मस्तिष्क, शरीर, आत्मबोध, हृदय सभी को संतुलित रखना पड़ता है और सभी का विकास होता है। और इसके अंतर्गत हम हमारे चरित्र का भी अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, हमें हमारे चरित्र का विकास भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्देश्य। नया लिखिए सांस्कृतिक उद्देश्य। हमारी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति से संबंधित सारी गतिविधियां, सारे क्रियाकलाप विद्यालय के अंतर्गत होने चाहिए, शिक्षा के अंतर्गत होने चाहिए। शिक्षा में भी ऐसे विषय वस्तु को ऐड करना चाहिए जिससे कि हम हमारी संस्कृति को और अधिक पहचान सके। हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व में एक अलग से ही ख्याति प्राप्त संस्कृति है, जिसको अगर हम खुद हमारे राष्ट्र वाले भूल जाएंगे तो दूसरे तो क्या याद करेंगे। इसीलिए समय समय पर उन सभी संस्कृतियों से बच्चे को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। ठीक है, ये है हमारे शिक्षा के तात्कालिक कारण, शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। और नेक्स्ट हमारे शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य या अंतिम वास्तविक ईश्वर के साक्षात्कार करना है। ईश्वर को प्राप्त करना ही शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य में रखा गया है। अब ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सत्य का अन्वेषण एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है ताकि उसमें नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव हो सके तथा उसका चारित्र विकल्प खोजा जा सके। हम ईश्वर को प्राप्त करना ही परम सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम हमारा मन को संतुलित रखेंगे, हमारे मन को शांत रखेंगे। ईश्वर का ध्यान करना, स्मरण करना ही सत्य के मार्ग पर चलना, नैतिक शिक्षा को ग्रहण करना, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े रहना एवं सभी कुरीतियों को दूर फेंक देना और हमारे चरित्र को एक कोमल भाव से बनाए रखना ही शिक्षा की सर्व शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ही हमारी आज की क्लास हमने गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देख लिए हैं, जो कि 2 थे।